आप देख रहे हैं आजाद पोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 28 मई 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे इसराइल सिर्फ 7 घंटों में ईरान पर कर सकता है हमला। एनवाईटी की रिपोर्ट से वॉशिंगटन में मचा हंगामा। इसराइल ने यमन के सना एयरपोर्ट पर की बड़ी एयर स्ट्राइक। हुथीस का आखिरी जहाज भी तबाह करने का दावा। सामने आई तस्वीरें। गजा में इसराइल की एयर स्ट्राइक्स और एड के नाम पर हंगामा। आज सुबह से दर्जनों फलस्तीनी शहीद। अमेरिका इसराइल का नया गजा एड मॉडल। यूएन ने कहा यह जुल्म से नजर हटाने का है ड्रामा। और 50,000 रशियन फौजी नए खतरनाक ऑपरेशन के लिए तैयार। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने खुद दी इंफॉर्मेशन। चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की। और शुरुआत यमन से, जहां एक बड़ा हमला हुआ है। रेड सी के इलाके में एक नई जंग की आहट मिलने लगी है, क्योंकि आज इसराइल ने हुथीस के कंट्रोल वाले इलाके पर एक बड़ा हमला करके बहुत बड़ा नुकसान कर डाला है और एक नई जंग का नगाड़ा भी बजा डाला है। हुथीस ने भी ऐलान किया है कि बदला लेंगे, और बदला लेंगे कि दुनिया सुनेगी। इतना गूंजेगा वो बदला, उसका शोर। इसराइल ने यमन की कैपिटल सना के एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका किया और हुथीस का आखिरी हवाई जहाज भी तबाह करने का दावा किया। ये सिविलियन एयरप्लेन था और कहा गया है कि ये बहुत ख़तरनाक हमला था, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आग के गोले दिखे, हर तरफ धुआं दिखा। और आईडीएफ ने यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इसराइल कार्ड्स के मुताबिक हुथीस का आखिरी एयरक्राफ्ट भी उड़ा दिया गया है। ये लफ्ज़ हैं इसराइल कार्ड्स के। इसराइल कार्ड्स ने यह भी कहा कि इसराइल अब एरियल और नेवल ब्लॉकेड भी इंपोज कर रहा है यमन के खिलाफ, ताकि हुथीस दोबारा किसी अटैक का सोच भी ना सकें। यानी कि अब समंदर और हवा में यमन की नाकेबंदी होगी। कोई भी हवाई जहाज होगा या कोई भी पानी का जहाज होगा हुथीस का, तो उसे मारा जाएगा, उसे गिरा दिया जाएगा, डुबा दिया जाएगा। पीएम नेतन्याहू ने भी इस स्ट्राइक की तस्दीक करते हुए धमकी दी कि जो जबान से नहीं समझेगा उसे ताकत से समझाएंगे, और अगर ताकत कम पड़ गई तो और ज्यादा ताकत दिखाएंगे। ये डायलॉग, ये नाकेबंदी की वार्निंग और ये हमला, ये बताता है कि यमन और इसराइल के बीच फुल फ्लैश टेंशन हो गई है। क्या टेंशन इन दोनों के बीच ही है, या ये ईरान के खिलाफ कुछ करने की शुरुआत है, जिसकी बिगनिंग या ट्रेलर यमन से सामने आया है? इसको अलग से तस्करा करने की ज़रूरत है इस पूरी खबर को, और हम कोशिश करेंगे कि हौथीस के बयान, उनकी इसके बाद क्या कुछ डेवलपमेंट हुए, इस सब को लेकर एक अलग कंपाइल पैकेज बनाएं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात गजा की करते हैं, जहां मदद पहुंचाने के मुद्दे पर यह सवाल उठ रहा है, एड का, मदद का नया सिस्टम है या ये नया तमाशा है? जब ऊपर से बॉम्ब गिर रहे हों तो नीचे रोटी बांटना क्या मायने रखता है? रोटी लेकर आदमी कितनी दूर तक जा पाएगा? आज सुबह सुबह फिर गजा पर इस्राएली एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला चला। दर्जनों लोग शहीद हो गए। आज बुध के रोज 23 से ज्यादा जानें चली गईं। सिर्फ गजा सिटी में 9 लोग मारे गए, 15 लोग जख्मी हो गए। सिर्फ गजा सिटी में 9 लोग मारे गए, 15 जख्मी हो गए। ये उनकी दोपहर तक का हाल है। अपडेट नहीं हुआ, हमसे घंटों पीछे हैं और घंटों बाद खबरें भी अपडेट होती हैं, क्योंकि इंटरनेट ऐसा है, वहां पर गजा से खबरें जाने में ही देर लगती है। और दूसरी तरफ एक नया एड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च कर दिया गया, जिसका इंटरनेशनल एड ग्रुप्स खुल के विरोध कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। मंगल को एड लेने आए, मदद लेने आए भूखे प्यासे लोगों पर गोलियां चली। हमने खबर कल पहले सबसे आपको दिखाई, आज सुबह भी दिखाई। यूएन के मुताबिक 47 फलस्तीनी जख्मी हुए इस गोलीबारी में। यूएनआरडब्ल्यूए के चीफ फिलिपो लजरानी ने यह कहा है कि नया एड सिस्टम रिसोर्सेज की बर्बादी है और असल जुल्म से नजर हटाने की कोशिश है। हम इनकी खबर आपको इसके बाद भी दिखाएंगे। सोचिए, एक तरफ भूख है, दूसरी तरफ बारूद है, और बीच में एड के नाम पर पॉलिटिक्स है। दोस्तों, ये सिर्फ गजा का इश्यू नहीं है, ये इंसानियत का इम्तिहान है। इसी सिलसिले में अगली खबर यह है कि अमेरिका का जो नया एड सिस्टम है उसे ड्रामा करार दिया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि जुल्म से नजर हटाने की कोशिश है ये। गजा में अमेरिका का गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF एक नया एड मॉडल लेकर आया है, जिसमें ना यूएन का कोई रोल है, ना असली इंसानियत का। इसराइल ने इस मॉडल को फैसिलिटेट किया, यानी साफ तौर पे अपने एजेंडा के हिसाब से चलाया। लेकिन जब लोग एड लेने आए, मदद लेने पहुंचे, तो फेंसिंग जो आगे बाड़ेबंदी थी, वो उस बाड़ेबंदी के फेंसिंग के पीछे भूखे थके हारे धक्के खाते रहे।
उनके लिए ना इज्जत बची ना इंसानियत बची। UNRWA की चीफ फिलिप्पे लोज़रानी ने कहा कि ये जो नया एड सिस्टम है ये सिर्फ वक्त और रिसोर्सेज की बर्बादी है, ये असल जुल्म से अटेंशन हटाने का तरीका है। हमने आपको पीछे बताया, अब जरा आगे समझिए। लोज़रानी ने जापान में मीडिया से कहा कि जो मंजर हमने कल देखा, भूखे लोग झूलों की तरह लोहे के फेंसेस से चिपके हुए थे, ये न सिर्फ शर्मनाक था बल्कि खतरनाक भी था। ये बात मायने रखती है, इंटरनेशनल मीडिया में ये बात मायने रखती है। 208 के नाम पर ये पॉलिटिक्स गजा के लोगों की भूख और लाशों के साथ खिलवाड़ है। जब एक तरफ यूएस इसराइल मॉडल हो और दूसरी तरफ यूएन जैसी एजेंसीज को साइडलाइन किया जा रहा हो, तो सवाल उठता है कि इंसानियत का असली दुश्मन कौन है, इंसानियत की पैरवी कौन कर रहा है। अब आते हैं उस खबर पर जो सबसे ज्यादा शोर मचा रही है। इसराइल 7 घंटों में ईरान पर हमला कर सकता है। इस खबर से अमेरिकी खुफिया इदारे परेशान हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने वॉशिंगटन में हलचल मचा दी है। यूएस ऑफिशियल्स को डर है कि इसराइल बिना किसी प्रॉपर वार्निंग के ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर स्ट्राइक कर सकता है, और वो भी सिर्फ 7 घंटे के अंदर तैयारी करके। ये मत समझिएगा अब से 7 घंटे में होने जा रहा है हमला, ना, सिर्फ 7 घंटे में इसराइल जब चाहेगा हमला कर देगा। उसे इन 7 घंटे में किसी से इजाजत या किसी तैयारी की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ तैयार है। द टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार ने न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर को अपनी खबर बनाते हुए लिखा, 28 मई को ही छापी है ये रिपोर्ट, जिसके मुताबिक ये उस वक्त में सब हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान एक टेम्पररी अंडरस्टैंडिंग बनने की बातें हो रही हैं कि दोनों के बीच मामला सुलझ जाएंगे ताकि किसी बड़ी लड़ाई को रोका जा सके। लेकिन नेतन्याहू के खतरनाक मूड को देखकर अमरीकी अफसर घबराए हुए हैं। खुद द टाइम्स ऑफ इसराइल लिख रहा है, और लिख रहा है कि अगर इसराइल ने हमला किया और ईरान ने जवाब दिया तो ट्रंप खुद ब खुद इस जंग में घुस सकते हैं, और शायद यही नेतन्याहू का प्लान भी है। अखबार के मुताबिक अमरीकी खुफिया इदारों का मानना है कि इसराइल की अकेले एक्शन लेने की स्ट्रेटजी ज्यादा असरदार नहीं होगी, इसीलिए अमरीका को खींचना ही होगा ईरान के खिलाफ। लेकिन इसराइल का यह मानना है कि अगर ईरान रिटेलिएट करेगा तो अमरीका को जबरदस्ती साथ आना ही पड़ेगा। ईरान से ताल्लुकात सुधारें या फिर हमेशा की तरह इसराइल का साथ दें। जंग छिड़ जाने के बाद अमेरिका क्या फैसला लेगा वो किसी के लिए समझना मुश्किल नहीं है, वो इसराइल के साथ जाकर ही खड़ा होगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक मिलिट्री प्लान नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल चाल भी है। दुनिया एक और जंग की एज पर जाकर खड़ी हो गई है, और सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू झूठ के साए में पूरी दुनिया को एक और आग में धकेल देगा। अब 28 मई को ही इसराइल के एक दूसरे अखबार द जेरूसलम पोस्ट में छपी दूसरी खबर को देखिए, जो पिछली खबर को थोड़ा रद्द करती है, थोड़ा आगे बढ़ाती है और थोड़ा कुछ और मामला खोलती है। लगता है ऐसी खबरें नेतन्याहू की तरफ से भी कभी कभी छपवाकर ईरान की तैयारी को या तो परखा जा रहा है या फिर उसके सब्र को खत्म करके उसे उकसाया जा रहा है। ये दूसरी खबर कहती है कि नेतन्याहू ने ईरान पर हमले की प्लानिंग की खबर को झूठ बताया है, लेकिन टाइमिंग कुछ और ही कह रही है। खुद द जेरूसलम पोस्ट कह रहा है कि झुटला भी रहे हैं कि हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन टाइमिंग कुछ और कह रही है। खबर के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि नेतन्याहू ने खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को धमकाया। ही थ्रेट ट्रंप, यस, क्या लिखा है बायलाइन में, डोनाल्ड ट्रंप को धमकाया था। सब हेडलाइन में देखिए कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हो सकता है अगर अमेरिका ने तेहरान से डील करने की कोशिश की। यानी नेतन्याहू अमेरिका और ईरान की डील को पटरी से उतारना चाहता है। लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इस रिपोर्ट को फेक न्यूज़ बताते हुए कहा कि हमने ट्रंप से ऐसा कुछ नहीं कहा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को नेतन्याहू का ऑफिस फेक न्यूज़ बता रहा है। अमेरिकी अखबार की, इतने बड़े अखबार की रिपोर्ट को कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता है नेतन्याहू टाइम चाहता है। ये सफाई तब आई है जब कुछ ही दिन पहले वॉशिंगटन में इजरायली एम्बेसी के 2 अफराद फायरिंग में मारे गए थे। इस कॉल में ट्रंप ने नेतन्याहू को क्लियरली कहा था कि वो ईरान से डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहते हैं, बातचीत के जरिए हम ईरान से ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं और ये वक्त टेंशन बढ़ाने का नहीं है। ट्रंप ने यह भी याद दिलाया था कि सेकंड ऑप्शन यानी कि मिलिट्री एक्शन अभी भी टेबल पर है,
लेकिन पहले एक चांस डिप्लोमेसी को मिलना चाहिए। हम लड़ाई, ट्रंप यानी कह रहे हैं कि लड़ाई से हमें कोई मसला नहीं, हम तो लड़ाई लड़ते रहते हैं, ठीक है गुरु, लेकिन ईरान से हम चाहते हैं कि पहले बातचीत से बात सुलझ जाए, वो हमारी बात मान जाए तो ठीक, वरना मिलिट्री एक्शन का मामला हम साइन कर देंगे, टेबल पे पड़ा है पत्थर हमारे। लेकिन सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू किसी भी कीमत पर ईरान के साथ अमन का रास्ता बंद करना चाहता है? क्या नेतन्याहू के दफ्तर का ये डिनाइल, ये सफाई सिर्फ दुनिया को गुमराह करने का एक और खेल है? क्योंकि असल बात यह है कि जब भी ईरान की तरफ से कोई अमन का दरवाज़ा खुलता है, जब भी ईरान की तरफ कोई अमन का दरवाज़ा खुलता है, सही नहीं, ईरान तो अमन चाहता है, लेकिन ईरान के लिए कोई और अमन का दरवाज़ा खोल दे, तब तब नेतन्याहू उस पर ताला लगाने की पूरी कोशिश करता है। और नेतन्याहू ये जानता है कि इसराइल अकेले अपने दम पर ईरान से नहीं भिड़ सकता। इतनी कुव्वत नहीं, वो गज़ा को बर्बाद कर सकते हैं, वो सीरिया मुर्दा जो हो चुका है सीरिया, उसे बर्बाद कर सकता है, लेकिन ईरान से नहीं भिड़ सकता। तो ऐसे में वो कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका ईरान के बीच दुश्मनी खत्म हो जाए, वरना फिर वो हमला नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मेरा अंदाजा सही है या गलत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीरिया में क्लैशेस हो रहे हैं और वहां पर जो अल-शरा की फोर्सेस हैं उनके और कुछ जो ट्राइब्स हैं, कबाइल हैं, उनके बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और इन ताज़ा हालात में 8 लोगों की मौत की अब तक खबर आई है, 20 लोग ज़ख्मी हुए हैं। रक्का जो कंट्री साइड है, सुलुक एक कस्बा आता है, वहाँ पर ये सब झगड़े वगैरह चल रहे हैं। इसके अलावा रशिया से खबर ये है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने कहा है कि रशिया ने 50,000 फौजी जुटाए हैं या तैयार किए हैं और उन फौजियों के ज़रिए वो नॉर्थ यूक्रेन पर अपना एक नया ऑपरेशन और ख़तरनाक ऑपरेशन शुरू करना चाहता है व्लादिमीर पुतिन। और ये कहा गया है कि ये इलाका सूमी का है, सूमी रीजन में एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की व्लादिमीर पुतिन की हसरत है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने ये भी कहा कि हमने अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और हम इन नए इलाकों में रशियन फोर्सेस को आगे बढ़ने नहीं देंगे। हालांकि सूमी में पहले भी कई हमले और क्लैशेस हो रहे हैं रशियन, और यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए और एडवांस होने के लिए रशिया ये तैयारी कर रहा है। रशियन एयर डिफेंस ने रात को 6 यूक्रेनी ड्रोन्स को हवा में ही ख़त्म करने का दावा किया, जो मॉस्को यानी रूस की राजधानी की तरफ जा रहे थे, उन्हें गिराने का ये दावा किया है। क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने ये इत्तला, ये मालूमात दी है। अच्छा, बहुत से लोगों को हज के लिए बहुत सी वो है, हज किस दिन है, ईद उल अज़हा किस दिन है, तो फ़िलहाल जो है वो चाँद दिख गया है। और ईद उल अज़हा जो है वहाँ पर उस तरफ मगरिब में 6 जून को मनाई जाएगी, यानी इंडिया में 7 जून को ईद उल अज़हा होगी। और आप सबको पता है कि अब जो है हज का महीना शुरू हो चुका है, तो 3 जून से जो है वो हज के अरकान शुरू हो जाएंगे। अरफा का जो दिन है वो 5 जून को होगा और इसके अलावा जो है 4 जून से तमाम जो है वो हज के जितनी भी रसूमात हैं वो शुरू हो जाएंगी। लोग मिना में टेंट सिटी की तरफ चले जाएंगे। 6 को वहाँ ईद मनाई जाएगी और हमारे यहाँ फिर 7 को ईद होगी। आपको सब पता है। बहुत बहुत मुबारक वो लोग जो हज पर गए हैं, जिनके अपने गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।